चलिए जी, सबसे पहले तो सभी बच्चों को, सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग है। आई होप आपको मेरा साउंड और जो स्क्रीन है वो साफ से दिख रही होगी, है ना। अगर कोई इशू लगे तो प्लीज़ बता देना। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने चेक कर लिया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे, बेस्ट बात है। तो चलिए, आज हमारा पहला टॉपिक है और हम जो मैथ कर रहे हैं यहाँ वो है सॉलिड जियोमेट्री। और जो टॉपिक है हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है अपना स्फीयर। ठीक, वो नाम क्या है उसका नाम है जी स्फीयर। आज के लेक्चर में हम उसके टॉपिक्स को कवर करते हुए पहली एक्सरसाइज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहली एक्सरसाइज हम इसकी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो बुक है जिसे हम सोल्व करेंगे वो है न्यू कॉलेज की, ठीक है, जीवन सन पब्लिकेशंस की है। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से ही बात कर लेते हैं। ठीक, डेफिनेशन क्या कहती है ना, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ आ गई ना फिर गाड़ी चल जाएगी। तो ये मान लीजिए हमारा स्फीयर है। ठीक, ये इसकी मैंने मान ली रेडियस है r। तो सबसे पहले स्फीयर बना कैसे, है ना। तो एक पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, जिसको मैंने नाम दे दिया भैया ट्रेवलिंग पॉइंट, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया, ट्रेवलिंग पॉइंट। ये पॉइंट ना काफ़ी शरारती है। काफ़ी शरारती क्यों है? ये पॉइंट चक्कर लगा रहा है किसी दूसरे पॉइंट के चारों ओर, है ना। ये पॉइंट जिसके चारों ओर वो चक्कर लगाता है वो सेंटर है। इस सबसे पहले भी आपको एक चीज़ ये समझनी है, ये 3D में है। स्फीयर 3D होता है और स्फीयर का छोटा भाई जो 2D में मिलता है वो आपका सर्कल होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो हमारा सर्कल होता है। ठीक है, कलर हम थोड़ा सा बढ़िया सा चूज़ कर लें एक बार। कौन सा लें, ये ले लेते हैं। ओके, तो स्फीयर 3D में है तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो भी 3D होगा, मान लीजिए ABC। और ट्रैवलिंग पॉइंट है, ट्रैवलिंग पॉइंट तो चक्कर काटता है, वो टिक के तो बैठता नहीं, तो इसके फिक्स नहीं होंगे कोऑर्डिनेट, इसके वेरिएबल होंगे। वो मैंने मान लिए XYZ। ये पॉइंट जो ट्रैवलिंग पॉइंट था ना, वो इस तरह से चक्कर काट रहा था इस C के कि वो कहीं मर्जी घूम सकता है, जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस C की और P के बीच की जो दूरी है ना वो सही सेम रहनी चाहिए, हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। यानी कि जो CP है वो हमेशा आपके किसके इक्वलेंट होनी चाहिए, R के इक्वलेंट होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट इस तरह से चले कि वो किसी पॉइंट के साथ साथ एक रिलेशन बनाए, और वो रिलेशन ये है कि उससे उसकी दूरी में ना ही तो कमी आनी चाहिए ना ही बढ़ोतरी आनी चाहिए, वो सेम रहे, तो जो वो लोकस बनाएगा, जो वो शेप बनाएगा ऐसे ऐसे घूम फिर के, है ना, जो भी वो लोकस बनाएगा उस लोकस को हम बोलते हैं भैया स्फीयर। उस लोकस को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। ये सेंटर अंदर ढका गया तो उस शेप को स्फीयर बोला जाता है। शेप बोल दीजिए, लोकस बोल दीजिए, सब एक ही चीज़ है। अब जरा ये देखो, स्फीयर ने एक प्रॉपर्टी फॉलो करी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि जी सेंटर से उस P के बीच की दूरी, सेंटर से उस P के बीच की दूरी हमेशा क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, हाँ या ना। अब जरा सेंटर को मेंशन कर लो। तो सेंटर जो था वो मेरा वो ये था, सेंटर था ABC। P तो वेरिएबल पॉइंट है जो चलता फिरता है, XYZ। और इनके बीच की दूरी, अगर ये C है और ये P है, तो C और P के बीच की दूरी वो फिक्स रहती है R। यहीं से हमें आइडिया आया किसको निकालने का, इक्वेशन ऑफ स्फीयर को निकालने का। कुछ बच्चे कल से वेट कर रहे थे कि सर लेक्चर नहीं आ रहा, तो भाई टेक्निकल चीज़ें हैं और मैं प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं इस लाइन में नया सही हूँ। मतलब वैसे तो वीडियोस बनाते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो ठीक कैसे करते हैं, बस ये पता है भी वीडियो बनती कैसे है। तो कुछ चीज़ें थी जिनको लेके प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने आज दोबारा से ही बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर दिया। मैंने 2 बार पहले भी कोशिश करी लाइव जाने की भी और रिकॉर्डेड भी प्रोड्यूस करने की, पर वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से कर रहे हैं और अब हमारा सही चल रहा है। तो जिन्होंने वेट किया उनसे मैं थोड़ी सी क्षमा मांगता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं किया हमने, शुरू कर लिया। चलिए, तो यहीं से हमें आइडिया आया किसका, इक्वेशन ऑफ स्फीयर का। तो एक चीज़ पक्की होगी कि C और P के बीच की दूरी R रहनी है। ठीक है, C और P के बीच की दूरी कितनी रहनी है,
आर रहनी है। तो भाई ठीक है, सी और पी के बीच की अगर दूरी आर रहनी है तो सी और पी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, और निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकलेगा भाई, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर, और सारे के ऊपर आएगा रूट, इज इक्वल्स टू, ये तो रेडियस के इक्वल रहना चाहिए, और रेडियस हमारी कितनी है, आर है। ठीक है, रेडियस हमारी कितनी है, आर। ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बनेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं, क्योंकि ये स्फीयर की कंडीशन से बनी है, अगर ये स्फीयर की कंडीशन से बनी है तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और ये कौन सी इक्वेशन है कोई पूछ ले तो ये है जी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर ओपन नहीं होते हैं, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके होल स्क्वायर क्या नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। यूनिटल स्फीयर की इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिटल स्फीयर। अब जी यूनिटल स्फीयर क्या होता है जी, तो सिंपली जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस जो है वो 1 हो, जिसका सेंटर क्या हो, 0 0 हो और जो रेडियस है वो 1 हो, उसे हम यूनिटल स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटर पता लग गया, ये रहा, रेडियस पता लग गई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x माइनस सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट स्क्वायर, y माइनस सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट स्क्वायर, z माइनस सेंटर का तीसरा कोऑर्डिनेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एंड r इज 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 1। x में से 0 को माइनस करिए ना करिए, y में से करिए ना करिए, z में से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना 0 से, तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपके सामने आ चुकी है, समझ आ गया होगा तो लाइक दबा दो, है ना। एक वो चैनल है, पता नहीं कौन सा चैनल है, मैं कई बार उस चैनल का जिक्र करता हूँ, वो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उसमें कोई निंदा करने की बात नहीं है, लेकिन सर जोश भरने के लिए वो करते हैं ना, तुम्हें महाकाल की कसम है, लाइक ठोक दो, ये ठोक दो, वो ठोक दो करते रहते हैं, तो वो एनर्जेटिक करते हैं। तो वैसे वही बात है, तोड़ दो फोन देखी जाएगी, कर दो जो तुमने करना है। तो ये यूनिटल स्फीयर आ गया अभी तुम्हारे पास। स्फीयर की इक्वेशन में एक चीज हम याद रखेंगे, स्फीयर की इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट होंगे ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, या तो ये सेम रहेंगे, ठीक है, सेम तो रहेंगे ही रहेंगे, पर इनकी बेटर वो बात रहेगी अगर इन सभी को 1 1 कर लिया जाए। ठीक है, बेटर क्या रहेगा, इन तीनों के कोफिशिएंट्स को क्या कर लिया जाए, 1 1 कर लिया जाए, ये बेटर चीज रहेगी। अब जरा एक चीज समझते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ या एक्सटेंडेड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्सटेंडेड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो एक्सटेंडेड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे वो देखने वाली बात होगी हमारे पास। ठीक है, एक्सटेंडेड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, जरा 1 मिनट रुको भाई। क्या हो गया इसको, जी हम एक्सटेंडेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे तो उस पर ज़रा फोकस करते हैं। तो हम सभी ने सीख रखी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बड़ी इजी सी है। क्या है भाई, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसी स्फीयर का सेंटर ए बी सी रहे, किसी स्फीयर का सेंटर क्या रहे, ए बी सी रहे, और उसकी रेडियस आर रहे, तो जी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, क्या होती है भाई, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन रहती है। अब किसी बालक ने कह दिया, बच्चे ने कह दिया जी इसको एक्सटेंड करने का मतलब इसके स्क्वायर खोल दें, मैंने कहा बिल्कुल सही, स्क्वायर खोल दो भाई इसके,
क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2by प्लस में जेड स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस के 2zc या 2cz। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब किसी और समझदार व्यक्ति ने मुझे एक राय दे दी, कहते हैं कि भाई जो होल स्क्वेयर वाली टर्म होती है ना वेरिएबल में, उन्हें पहले लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पहले लिखो। तो ये होगा एक्स स्क्वेयर पहले, फिर वाई स्क्वेयर और फिर जेड स्क्वेयर, फिर लीनियर टर्म आएंगी, अकेले x वाली, अकेले y वाली और अकेले z वाली, और फिर बिना इनके, बिना वेरिएबल्स के, यानी सिर्फ कांस्टेंट कौन कौन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और सामने आर स्क्वेयर था उसको इधर ले, माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आगे फिर किसी ने कहा जी ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनती है ना एक्सटेंडेड फॉर्म में, उसमें कोशिश किया करो सब कुछ प्लस में रखने की, बीच में माइनस माइनस याद रखने सौखे नहीं रहते। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, इस a को मैंने माइनस a कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे लिख रहा हूँ प्लस में 2 और इस माइनस, इसे माइनस कर दिया। बात तो वही है ना, ये माइनस 2 इसमें और इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना, माइनस 2by तो है, माइनस 2 माइनस सी जेड, और इस पूरे काम दाम को एक सुंदर सा नाम दे दिया, प्यारा सा d, जहाँ पे d आपका क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये क्या है, रेडियस, ध्यान रखना ना इसको। चलिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इस माइनस ए की जगह मैं u लिख रहा हूँ, तो इक्वेशन बनेगी 2ux प्लस में 2, इसकी जगह मैं v लिख रहा हूँ तो ये बनेगी 2vy, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ w, तो ये बनेगा 2wz, प्लस में क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है जिसे एक्सटेंड किया जा चुका है, स्क्वायर नहीं बचे, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, अपनी प्यारी सी एक्सटेंडेड इक्वेशन, किसकी, ऑफ स्फीयर की। ठीक, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब किसी ने पूछा कि सर अगर हमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों तो क्या हम इक्वेशन की स्फीयर की इक्वेशन बना सकते हैं क्या। किसी ने पूछ लिया कि सर अगर हमें डायामीटर की इक्वेशन, डायामीटर के एंड पॉइंट दिए हों तो क्या हम स्फीयर की इक्वेशन बना सकते हैं क्या। अब आप बताओ सोच के समझ के कि हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, कोशिश करके देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर यूजिंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, यूजिंग एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, चलिए तो फिर हम एक स्फीयर बना लेते हैं, एक स्फीयर, और हम सुंदर सा बनाएंगे इस बार ना, कलाकृतियाँ पूरी करेंगे हम मज़े से। अरे भैया स्फीयर बनाना था, कहाँ भाग रहे हो, यहाँ आओ। ये लो भाई, ये स्फीयर है तो सर्कल पर मान लो स्फीयर है। ठीक, इसके हम थोड़ी सी और कलाकृतियाँ कर देते हैं, लाइन लेके आते हैं, लाइन, ये हाँ, ठीक है, ये सेंटर है बेटा, मान लीजिए। मान लो आपको ना सेंटर पता है ना ही आपको रेडियस पता है, बस जो पता है ना वो ये है कि ये जो डायामीटर है इसका एक तो ये एंड पता है d1 एंड मैंने मान लिया x1 y1 z1 फिक्स कर लिया। डायामीटर का सेकंड एंड मान लिया मैंने x2 y2 एंड z2, ये फिक्स कर लिया। ये पॉइंट तो कोई भी पॉइंट है, ट्रेवलिंग वे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं मर्जी चला जाए, है ना।
ये तो P पॉइंट है, P आपका वेरिएबल पॉइंट है XYZ। अब कहता अब बना दो जी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना। तो जरा सोचो समझो, जो हेमिस्फीयर होता है आपका, जो आधे वाला होता है, उससे सेमी सर्कल की तरह हम अगर रिलेट करें तो हेमिस्फीयर के अंदर बनने वाला जो एंगल होता है हमेशा 90 होता है। ये एंगल हमेशा कितना होता है 90। अगर ये एंगल हमेशा 90 होता है तो इस वाले के डायरेक्शन रेशो की, घबराना मत नाम सुन के, डायरेक्शन रेशो बड़ा इजी सा काम है, और इसके वाले डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट कितनी रहेगी, 0। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशो की रहेगी, तो ये आपका D1P है, D1P, D1 से P, वो परपेंडिकुलर है किसके, D2P के। तो D1P के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालें, सिंपल है डायरेक्शन रेशो निकालना। अगर आप D1P के डायरेक्शन रेशो निकाल रहे हो तो ऐसे लिख लीजिए DR ऑफ D1P, वो ऐसे निकलेंगे, देखना x में से x वाला माइनस कर दो तो वो पहला डायरेक्शन रेशो x माइनस x1 हो गया, y में से y वाला कर दो y माइनस y1 हो गया, z में से z वाला कर दो क्या हो जाएगा, z माइनस z1 हो गया ना। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो हमें पता लग गए D1P के। अब डायरेक्शन रेशो हम निकालेंगे D2P के। तो D2P के भी ऐसे ही, x में से x वाले माइनस, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 हो गया ना। पर ये दोनों तो क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनके डॉट प्रोडक्ट पता है कैसे होती है, पहले की पहले के साथ, यानी x माइनस x1 की किसके साथ आ जाएगी, x माइनस x2 के साथ, प्लस में y वालों की y वालों के साथ, यानी y माइनस y1 की किसके साथ आ जाएगी, y माइनस y2 के साथ, प्लस में z माइनस z1 की किसके साथ आ जाएगी, z माइनस z2 के साथ। ये कितनी रहनी चाहिए, 0। बस ये इक्वेशन बन गई, जिसमें x y z तो आपके वेरिएबल हैं, और ये x1 y1 z1 आपका एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों तो पुट हो जाएंगे, x y z की जगह x y z चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हों, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट है 2, 3, 4 एंड 7, 8, 9, और उसने बोला ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, आप इसकी क्या निकाल दीजिए, इक्वेशन। मान लेते हैं बच्चे को याद रह गया, अब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और z2। डायमीटर दिया तो हमने ये करना है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2। ठीक है, अगर ना भी याद रहे तो भैया एक लॉजिक समझो जरा। ये एक स्फीयर था, ठीक है, ये एक स्फीयर था जिसके लिए इसको मैं यहाँ लेता हूँ भाई इधर, और ऐसे चल, ये डायमीटर था। आपको ये दोनों पॉइंट पता थे 2, 3, 4, और इधर वाले का पता है 7, 8, 9। ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट, ये इनका मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट सेंटर होगा या नहीं, बिल्कुल सेंटर होगा। मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, 7 + 2, x में x वाला जोड़ के आधा कर दो, 7 + 2 9/2 हो गया, 8 + 3 11/2 हो गया, 9 + 4 13/2 हो गया, ये लो हो गया ना, ये सेंटर निकल गया। सेंटर पता लग गया, अब रेडियस निकालनी रह गई। रेडियस निकालने का तरीका सिंपल सा है, डायमीटर का एंड ये दे रखा है, डायमीटर का एंड ये दे रखा है, तो डायमीटर की लेंथ निकाल लो d1 d2, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और उसका क्या कर दो हाफ, वो आपकी रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस भी पता कर लिया, सेंटर भी पता कर लिया, अब पहले फिर पुराने पे चले जाओ। हाँ, जो याद रख सकता है वो याद कर लो, क्योंकि उसके लिए काम ईजी है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, स्फीयर की इक्वेशन लिखिए, ठीक है, 2 - 3 और 4 ये उसका सेंटर है, और जो रेडियस है वो 5 है। 2 - 3 और 4 उसका सेंटर है, और जो रेडियस है उसकी 5 है। पहले तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, अगर सेंटर ABC हो तो x - a² प्लस y - b² प्लस z - c² इज इक्वल्स टू r²। वैल्यू भर दो, x - a की जगह 2 है, प्लस y माइनस करना है, लेकिन ये खुद माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, y + 3 का स्क्वायर
जेड माइनस सी की जगह 4 है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि रेडियस 5 है। एक्सटेंड कर देते हैं भाई सुंदर से, तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी 2 वाला 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, 8z बराबर आ गया 25। थोड़ा सुंदर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस के 8z। हाँ जी, ये 4 और 9 13 और 16 29, इधर 29 प्लस का और वो 25 उधर प्लस का, तो इधर आगे बचाएगा 4, कितने का प्लस का, तो प्लस के 4 बराबर 0। ये लो, ये पहला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन फाइंड द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड रेडियस, और स्फीयर का सेंटर भी फाइंड करना है जी और रेडियस भी फाइंड करनी है। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 6z माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा सोचो और करो, इस चीज़ को करने की कोशिश तो करो, क्या कर पाते हो। बताइए भाई, कमेंट्स में आंसर टाइप कर दो फटाफट। क्या आया भाई, बोलो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो। बोलो बोलो, क्या बना, अब समझ नहीं आ रहा जी। एक सूखा सा तरीका बताता हूँ, जरा समझना। एक्स एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लो, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है ना, प्लस में कुछ जगह छोड़ दो, वाई वाई वाली इकट्ठी कर लो। सूखा तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल फटैक से हो जाएगा क्वेश्चन। वाई स्क्वायर माइनस 4y कुछ जगह छोड़ दो प्लस में, जेड वाली इकट्ठी कर लो, जेड स्क्वायर और माइनस के 6z फिर कुछ जगह छोड़ दो, मतलब कुछ प्लस में हम लिखेंगे, बताऊंगा कैसे। अरे भैया इरेजर आओ ना, यहाँ कुछ जगह छोड़ दी और वो -2 को उधर भेज दो गरीब को। देखो जब ये इक्वेशन, ये तो एक्सटेंडेड है, लेकिन एक्सटेंडेड कब बनी होगी, जब x से बनी हुई चीज़ का होल स्क्वायर लगा उसी से बनी होगी। तो x से बनी हुई चीज़ का होल स्क्वायर वापस से बनाते हैं, अगर वापस से होल स्क्वायर बनाएंगे तो x वाली टर्म्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब इसमें x का स्क्वायर तो है और 2ab भी है ना, कैसे पता ये 2ab है, जैसे मान लो x माइनस 4 का अगर होल स्क्वायर होता तो इसको कैसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x, तो ये 2ab में x तो आएगा ना, तो यहाँ से पता लग गया ये 2ab वाली टर्म है। तो यहाँ से 2ab को मैंने कंपेयर किया -2x से, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, b तो मेरा x है ही, या a मेरा x है, तो एक की वैल्यू कितनी आई, देखो सिंपल से समझना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, अगर मैं x माइनस ए का स्क्वायर बना रहा हूँ, एक बार रफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो भैया, कन्फ्यूज़न ही तो दूर करनी है, और फिर ऐसे घिस पिस में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मैं इसको वापस से होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स वाली इकट्ठी लेके आया हूँ, एक्स वाली इकट्ठी मैंने एक्स का होल स्क्वायर वापस से बनाने के लिए की है, तो मेरे को एक कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, वो क्या है वो देखना है। तो मान लेते हैं ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था, ये चीज़ जो है ना ये किसी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये वाली चीज़। पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर में तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, तो जो ये है ना ये 2ax वाली टर्म है, तो इसको कंपेयर कर लो, तो -2ax बराबर है -2x के, तो x x कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a स्क्वायर मिसिंग था, तो यानी a की जगह 1 है, यानी 1 स्क्वायर मिसिंग है, तो मैंने 1 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, अपनी तरफ से इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। और ये ऐसा करते किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लो। अब उसमें देखो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर है कहीं ना कहीं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ वापिस से y माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो फटाफट। कैसे बनाएंगे, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by,
जो y वाली टर्म है उसको -2by से कंपेयर कर लो, तो -2by कितना आ गया, -2by कितना आया अभी फटाफट बताइए, -2by आ गया आपके पास, -4y, y से y कैंसिल, -2 से ये 2 कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। b का स्केयर मिसिंग था यानी 4 मिसिंग था, इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करते ये y-2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये देखो ये क्या है, क्या ये z-3 का होल स्क्वायर है या नहीं। अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो देखो ये 3 का स्क्वायर ऐड कर दो ना आप इसमें, तो ये हो गया z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी 2 × 3। तो ऐसे पता ही लग जाता है कई बार। तो अपनी तरफ से हमने 9 ऐड किया इधर, तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब उधर एडिशन देख लो क्या बनेगी, 2 और 1 10 और 4 14 और 9 23 बने या नहीं। तो ये सेंटर ऑटोमेटिकली आपके सामने सेंटर आ चुका है और ऑटोमेटिकली आपके सामने रेडियस का स्क्वायर आ चुका है। √23 इसकी रेडियस आ जाएगी। सेंटर जो है वो आया 1 2 3, रेडियस इसकी आ जाएगी 9 और 4 13 और 2 15 16 आएगी भाई, 16 बनाने इधर, ये 9 और 4 13 और 1 14 और 2 16, 16 बना तो रेडियस आ गई 4। ये लो होल स्क्वायर बनाया करो, ऐसे कंपेयर कंपूर के चक्कर में पड़ोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक, अच्छा अभी 2 स्फीयर हैं, अगर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन रहेगी। मान लेते हैं इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है और इसकी जो रेडियस है R1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी रेडियस R2 है। अगर आप C1 से लेके C2 तक की दूरी देखें तो क्या वो बराबर है या नहीं R1 + R2 के। तो यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, अगर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी किसके बराबर रहे, R1 + R2 के बराबर रहे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। एक्सटर्नली क्या करेंगे, वो एक दूसरे को टच करेंगे। अब वहीं अगर ये इंटरनली एक दूसरे को काट रहे हैं तो देखो ये इतनी पोर्शन और ये इतना पोर्शन, ये R2 मान लो, ये R1 मान लो। अब R1 + R2 करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ना वो 2 बार काउंट होगी, R1 में भी काउंट हो जाएगी और R2 में भी काउंट हो जाएगी। तो इस बार जो R1 + R2 है ना वो बड़ा हो जाएगा किससे, C1 से लेके C2 तक की दूरी से। अगर ऐसा हो जाए तो देखो C1 से C2 तक की दूरी में तो ये एक बार ही आई ना, ये वाली चीज़ तो एक बार ही आई, लेकिन जब हम जोड़ रहे हैं R1 और R2 को तो ये 2 बार आ गया। तो पहले की रेडियस प्लस दूसरे की रेडियस का जोड़ अगर दोनों के सेंटर के बीच की दूरी से ज़्यादा रहता है तो वो क्या करेंगे, वो इंटरनली करेंगे, इंटरनली कट करेंगे। ठीक, और अगर दोनों में कोई कनेक्शन ही ना हो तो भैया इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2 और इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, भाई रेडियस का जो जोड़ है R1 + R2 वो कितना ही छोटा रह जाएगा C1 से लेके C2 तक की दूरी से। तो C1 से C2 तक की दूरी बड़ी हो जाएगी किससे, R1 + R2 से। ये कब होगा, जब उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ये बात नोट करने वाली है। पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसा आ सकता है ना। मान लो क्वेश्चन आ गया, ये पहला स्फीयर ये दूसरा स्फीयर, इसका जो सेंटर दे दिया वो 1 1 1 दे दिया, रेडियस दे दी 2। ये दूसरा है, इसका सेंटर दे दिया 2 2 2, रेडियस दे दी 3। वो कहता है इन दोनों में रिलेशन बताइए कि ये इंटरनली काट रहे हैं एक्सटर्नली काट रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम C1 और C2 ये रहे, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच की क्या करेंगे, हम दूरी निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 2 - 1 2 - 1 सारे 2 2 ही हैं ये तो 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर 1 + 1, ये बन गया √3। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ गई, √3 आ गई। और वहीं दोनों के रेडियस का जोड़ R1 कितनी है 2 और R2 कितनी है 3, तो R1 + R2 कितना बन गया 5। यानी कि जो सेंटर के बीच की दूरी है वो तो कम है और दोनों के रेडियस का जोड़ हो गया ज़्यादा। तो इसका मतलब दोनों के सेंटर की दूरी कम है, तो वो बहुत आपस में भिड़े हुए हैं, तो इसका मतलब वो कैसे काट रहे हैं, इंटरनली काट रहे हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इस बुक का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको सेंटर और रेडियस साफ दिख रही है, वहाँ पे आपको दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही, उसने ये बोला है कि पहला जो स्फीयर है वो तो ये है x² + y² + z² = 25,
और जो दूसरा स्फीयर है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 24y एंड माइनस के 40z प्लस के 225 इज इक्वल्स टू 0 ये है। वो कहता है ये शो करो कि ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं भाई टच। अगर ये टच करते हैं कंडीशन तो ये है C1 और C2 की दूरी जो है वो R1 प्लस R2 के रहनी चाहिए। बट अब ना तो आपको पहले का सेंटर दिख रहा है, बताया तो नहीं ना, तो सेंटर निकाल लो। पहले का तो साफ ही दिख रहा है, सेंटर 0 0 0 है। दूसरे का सेंटर हमें निकालना पड़ेगा। पहले की रेडियस साफ दिख गई R1 5 है, पहले का डाटा तो मिल गया, दिख गया ना। इसको होल स्क्वायर की टर्म में लेके आओ तो एक्स स्क्वायर है माइनस के 18x है, बाकी जगह छोड़ दो। वाई वाली टर्म लेके आओ, वाई स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस के 24y है, जगह छोड़ दो। फिर क्या है जेड स्क्वायर है माइनस के 40z है, जगह छोड़ दो। और ये प्लस का 225 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 225, सिंपल। अब ये देखो इसको 2ax से कंपेयर करूंगा तो ये 9 दूनी 18 है, तो 9 का स्क्वायर इसमें ऐड करना चाहिए। तो इक्यासी मैंने अपनी साइड इस साइड ऐड किया तो इक्यासी उस साइड ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ऐड करते ही ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए ना ये चीज़। अब इसमें देखो किसका हाफ है ये, देखो 2ab करता हूँ तो ये 24 24 12 दूनी 24, अगर 2 को अलग कर दो तो 2ab होता है ना, तो 2 गुना 12 तो ये 12 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही ये ऐड किया ये होल स्क्वायर बन गया किसका y माइनस 12 का, ये लो। हाँ जी, इस पे आ जाओ जेड स्क्वायर माइनस 40z, तो इसको करूंगा तो 2ab, तो 2 इंटू 20 करूंगा तो 20 का स्क्वायर 400, 400 अपनी साइड से ऐड करते ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा z माइनस 20 का, z माइनस 20 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर 400 ऐड किया तो उधर भी करना पड़ेगा। देखो 144 और 81, 225 प्लस 225 माइनस खत्म, 400 बचा। तो ये दूसरा स्फीयर एक्चुअल में ऐसा है x माइनस 9 स्क्वायर y माइनस 12 स्क्वायर प्लस में z माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर। 400 को लिख सकता हूँ ना। तो दूसरे की रेडियस कितनी हुई R2, R2 हो गई 20, और दूसरे का सेंटर C2 कितना हुआ भाई, वो हो गया 9 12 और 20। ठीक, अब हम देख लेते हैं C1 और C2 के बीच की दूरी पहले तो, क्योंकि अगर टच कर रहे हैं तो कंडीशन ये है। तो अगर टच कर रहे हैं तो C1 और C2 के बीच की दूरी अंडर रूट में 9 में से 0 गए 9 का स्क्वायर 81, 12 में से 0 गए 144, 20 में से 0 गए 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225 ही हो गया 625, 625 का रूट हो गया 25। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 25 है और दोनों के रेडियस का जोड़ भी कितना है 25 है। बिल्कुल सही, अगर दोनों के रेडियस का जोड़ बिल्कुल 25 है तो अपना काम चल चुका है, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ी सी डिमांड और रखी, देखो क्या डिमांड रखी है। अब हमें यह पता लग गया कि 2 स्फीयर थे, एक ये था और एक ये, सॉरी दूर थोड़ी ना, ये तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में पास पास हैं, ऐसे ऐसे, लड़ाई झगड़ा नहीं है इनमें कोई कि जो दूर बने। ये लो भाई, ये तो आलू सा बन गया ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये C1 है, ये C2 है और ये C2 है। C1 आपको पता लग गया था 0 0 0, रेडियस पहले की पता लग गई थी 5, दूसरे की पता लग गई थी 20, 20 बड़ा छोटा है। दूसरे का सेंटर निकाल लिया था हमने भाई 9 12 20। उसने ना ये भी कहा है कि भाई ये जो पॉइंट है इसके रेशो, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं इस पॉइंट को फाइंड करिए, इस पॉइंट को आप क्या करिए फाइंड। अब जरा एक बात सोचो, यहाँ पे टच कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे टच कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो आपका दोनों स्फीयर पे है, ये बात समझ आती है या नहीं। ये पॉइंट तो क्या है, दोनों स्फीयर पे है। अब एक ऐसे समझ नहीं आता ना, तो इस चीज़ को समझो, ये C1 है, ये C2 है, ये वो टचिंग पॉइंट है यहाँ कहीं, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जूम करके यहाँ आ गया। इतनी चीज़ 5 है और ये इतनी चीज़ 20 है, तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ 25 है। 25 में से 5 इधर पड़ी है और 20 इधर पड़ी है, तो ये किस रेशो में काट रहा है, ये पॉइंट किस रेशो में काट रहा है, 1:4 में काट रहा है, हाँ या ना, ये 1:4 में काट रहा है ना, 5 चौके 20। अगर ये 1:4 में काट रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है,
और इसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, C2 भी निकाल लिया। क्या आप इसके कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते क्या? RX निकाल सकते हैं, ये R है, R का XYZ निकल जाएगा। R का X निकाल के दिखा देता हूँ मैं, कैसे निकलता है, इंटरनली काट रहा है तो M1X2 प्लस M2X1 बाय में M1 प्लस M2, तो M1 ये रहा 1, X2 ये रहा कितना 9, M2 ये रहा मेरे पास 4, और X1 कितना है 0, बाय में M1 प्लस M2 5, तो ये बनेगा आपके पास 9/5, साफ बन गया ना। सिमिलरली R का Y निकाल लेंगे, R का Z निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतने प्रोग्राम के साथ हम एग्जाम्पल सारे करेंगे। ये लास्ट एग्जाम्पल था आपकी पहले एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज में से सिर्फ टैग्ड क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं सोचना। तो 6.1 आपकी ओवरऑल कंप्लीट है, प्लीज़ इसे कर लेना है। कल का लेक्चर सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह से लाइव के साथ। तब तक बने रहिएगा भाई, जाइएगा नहीं प्लीज़ कहीं, ठीक है। आई होप आपको जो है, अगर आपको हमारा कराया थोड़ा बहुत भी समझ आता है और आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए वर्थ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितने भी देखते हो उतने, है ना। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से भी, और हम चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हो जाएं, उसके लिए हम एफ़र्ट्स हैं, और अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना प्लीज़। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो से हम अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।